आज हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, मेंडल ने बताया कि फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। मेंडल ने कहा कि फैक्टर की वजह से हेरिडिटी है। अब क्वेश्चन ये आया कि फैक्टर क्या है, व्हाट आर फैक्टर्स। फैक्टर कोई टेक्निकल टर्म नहीं थी, आप सभी जानते हैं कि फैक्टर हम किसी भी कुछ भी कह सकते हैं। जैसे मैथ में किसी पोलिनोमियल के फैक्टर होते हैं या किसी प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर होते हैं। तो फैक्टर एक टेक्निकल टर्म नहीं है। तो बाद में जो मेंडल ने इनको माना था, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये वाले, उसको इन्होंने फैक्टर कहा था मेंडल ने। अकॉर्डिंग टू मेंडल दीज आर फैक्टर्स। परंतु फैक्टर को हम कोई टेक्निकल वो नहीं मान सकते। तो इस सारे को देख के और एक्सपेरिमेंट करने के बाद सटन और बोवेरी, दो साइंटिस्ट थे, वाल्टर सटन और बोवेरी, उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट के बाद ये बताया कि फैक्टर वास्तव में हेरिडिटी की यूनिट नहीं है बल्कि क्रोमोसोम है। तो सटन और बोवेरी ने जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन और बोवेरी ने दी। क्रोमोसोमल थ्योरी, और ये 1902 में काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद दी गई। सटन और बोवेरी ने जो ये थ्योरी दी, ये 1902 में, वास्तव में 1900 में 3 साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए। और वो एक्सपेरिमेंट वास्तव में रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ थी। ये साइंटिस्ट थे कोरेंस, टेसरमेक और डीवरेज। ये 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने हेरिडिटी पे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने पाया कि जो मेंडल ने आज से लगभग 35 साल पहले ला दिए हैं कि वो ला ठीक है। तो जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए, इन 3 साइंटिस्टों ने, इन 1900 ईस्वी में, तो दे फाउंड दैट मेंडल वाज करेक्ट। अब 1900 में जब उन्होंने ये पाया कि मेंडल ठीक था, तब मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स की क्रेडिट दिया गया। तब तक मेंडल को किसी ने नहीं पूछा। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स तब माना गया जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके मेंडल की बात का फिर से वेरिफिकेशन किया। देन दे टोल्ड दैट मेंडल वाज करेक्ट। लेकिन मेंडल, मैंने बताया था आपको, 1880 में मेंडल मर गया था। तो मेंडल को मरने के बाद फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी गई। तो ये, अब हम इसको लेने से पहले कुछ और चर्चा करेंगे बेसिक। और वो चर्चा क्या है? सबसे पहले तो बात है कि मेंडल का वर्क आइडेंटिफाई क्यों नहीं हुआ। वाई मेंडल्स वर्क was not identified at that time। उस टाइम जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, मैंने बताया था आपको, 1857 से 56 से 63 तक उसने एक्सपेरिमेंट किए और 1864 में उसने अपने ला दे दिए। लेकिन तब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ही रिमेन्स अननोटिस्ड, वो अननोटिस्ड रहा।
एट दैट टाइम। मेंडल रिमेन अननोटिस्ड एट दैट टाइम। वो अननोटिस्ड क्यों रहा? इसके कई कारण हैं। पहला, एट दैट टाइम communication was not better। आज की तरह उस टाइम कम्युनिकेशन नहीं था। उस टाइम ना तो इस तरह से फोन थे, ना ही न्यूज़पेपर थे, ना ही मैसेज थे, तो जिसकी वजह से ये तो हिज वर्क was confined only in a particular area। केवल उसी एरिया वालों को पता रहा, दूसरों को पता ही नहीं रहा मेंडल ने क्या कर दिया। क्योंकि जो मेंडल का कम्युनिकेशन वर्क था उसका सबको पता नहीं लगा। और ये पता क्यों नहीं लगा? क्योंकि फैसिलिटी उस टाइम इतनी नहीं थी। दूसरी बात, मेंडलियन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो उसने फैक्टर माने। क्या माना था उसने? इनहेरिटेंस यूनिट फैक्टर। That was thought fixed, stable, unchanged, while we know character changes। हमें पता है कैरेक्टर चेंज होते हैं, हर कैरेक्टर चेंज होता है। इसलिए जो इनहेरिटेंस यूनिट जो मेंडल ने बताया स्टेबल है, फिक्स है, वो वास्तव में फिक्स नहीं होती, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो मेंडल ने ये बताया कि ये जो फैक्टर है ये चेंज नहीं होते। थर्ड थिंग, factors do not blend। जैसे टाल और ड्वार्फ को उसने क्रॉस किया तो फैक्टर इंटरमीडिएट नहीं आया, केवल टाल आया। फिर उसने इसको क्रॉस किया था तो इसमें भी 3:1 में फैक्टर आए, टाल और ड्वार्फ। इंटरमीडिएट कंडीशन कहीं नहीं आई, कोई बीच की स्टेज आ जाती। इसका मतलब दीज आर नॉट ब्लेंडिंग टुगेदर, ये आपस में नहीं मिल रहे, जिसके कारण ये वेरिएशन नहीं आता। चौथा, हिज वर्क was published in non-scientific magazine। मेंडल तो फादर था, तो उसकी डिस्कवरी थी वो नॉन साइंटिफिक मैगजीन में छपी, विच वाज यूजलेस फॉर साइंटिस्ट। जिसको साइंटिस्टों ने पढ़ा ही नहीं, उसको देखा ही नहीं। और पांचवा, मेंडल यूज्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन।
in genetics, which was not favored by scientists at that time. मेंडल ने जो मैथ के रूल देखे, प्रोबेबिलिटी यूज की, रेशो यूज की, कैलकुलेशन में काउंटिंग यूज की, तो ये सारी चीजें साइंटिस्टों ने इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा साइंस में, बायोलॉजी में इनका मैथमेटिकल फैक्टर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ड्यू टू दीज कॉज मेंडल वर्क्स वाज रिमेन अनआइडेंटिफाइड फॉर अप्रोक्सीमेटली 35 ईयर्स। इस कारण से मेंडल को 35 ईयर तक किसी ने जान नहीं दिया। अब जब 1900 में 3 साइंटिस्ट, और उनके नाम मैंने अभी पहले बताया आपको, डी वरीज, कोरंस और टेसरमार्क, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने फिर से जेनेटिक्स पे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने पाया कि मेंडल की डिस्कवरी बिल्कुल ठीक थी। मेंडल वाज करेक्ट इन हिज डिस्कवरी, मेंडल एक्सपेरिमेंट वर करेक्ट, हिज रेशो वर करेक्ट, हिज आर्गुमेंट वर करेक्ट एंड हिज एक्सपेरिमेंट वर आल्सो करेक्ट। तो अब लेकिन ऐसा माना गया कि जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, दोज एक्सपेरिमेंट वाज अहेड ऑफ टाइम। मेंडल ने बहुत आगे के एक्सपेरिमेंट किए, जब तक इतने एडवांस नहीं हुए थे, इसलिए मेंडल के काम को किसी ने नहीं सोचा। डिस्कवरी के बारे में, मेंडल की डिस्कवरी, जेनेटिक्स, हेरिडिटी, ट्रेड का इनहेरिटेंस, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, तो जिस वजह से मेंडल को क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने देखा हेरिडिटी सेम है जैसे मेंडल ने बताई, तो तब मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। एंड एट द टाइम आफ्टर 1900, mitosis and meiosis were also studied. Mitosis and meiosis, cell division, were studied. Then Mendelian factors found same behavior as of chromosome। पता लगा कि जो मेंडल कह रहा है फैक्टर के बारे में, वो क्रोमोसोम के बारे में है। कैसे? मेंडल ने बताया कि फैक्टर्स आर इन पेयर। उसने बताया ये टी है या टी होगा या टी होगा, तो पता लगा क्रोमोसोम आर आल्सो इन पेयर। क्रोमोसोम आर आल्सो इन पेयर। जैसे मेंडल ने फैक्टर पेयर में बताया, इसी तरह पता लगा कि क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं। इसका मतलब क्रोमोसोम की सिमिलरिटी है फैक्टर से। दूसरी बात फिर उसने बताया इन गैमेट्स वन फैक्टर इज इनहेरिटेड। हमने प्रोस में दिखाया था, जैसे कैपिटल टी वाला, तो जो गैमेट बनेंगे उसमें एक टी जाएगा। सिमिलरली इन गैमेट्स वन क्रोमोसोम फ्रॉम पेयर फ्रॉम ईच पेयर इज इनहेरिटेड। हर पेयर में से गैमेट में एक क्रोमोसोम जाता है, दो में से एक जाएगा हर पेयर में से। इसलिए ये जो क्रोमोसोम है ये फैक्टर के सिमिलर है। अच्छा,
फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन number of chromosome becomes same, क्योंकि इधर से आधे क्रोमोसोम आते हैं आधे ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ फ्रॉम ईच पेरेंट। हर पेरेंट से आधे आधे आएंगे। वहां भी सेम केस था, एक फैक्टर एक पेरेंट से आता था, दूसरा दूसरे से आता था, लेकिन फिर डिप्लॉयड कंडीशन आ जाती थी। यहां भी यही होता है। तो ये पता लगा कि जो बिहेवियर इसका था फैक्टर का वही क्रोमोसोम का है। सो Mendelian factors were called chromosome. Independent assortment is seen in meiosis in chromosome. मेंडल ने जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किया था वास्तव में वो क्रोमोसोमल बिहेवियर है, जिसका हमें पता लगा कि वो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो क्रोमोसोम में होता है। हियर allele of a gene shows independent assortment. अब मैं आपको ये तो सिमिलरिटी हुई फैक्टर और क्रोमोसोम की। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फैक्टर है उनको आज हम क्रोमोसोम कहते हैं। मेंडल कॉल्ड देम फैक्टर बट वी कॉल दीज एज क्रोमोसोम। सो फैक्टर्स आर नथिंग बट एक्चुअली क्रोमोसोम। आफ्टर दिस फर्दर इन मियोसिस, अब हम बात करेंगे इन मियोसिस independent assortment. कैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है मियोसिस में, ये हम देखेंगे कि मियोसिस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। मान लो हमारे पास ये एक क्रोमोसोमल पेयर है, ये पेरेंटल क्रोमोसोम है जिसको हम पैटर्नल कहते हैं। मान लो फादर से ये क्रोमोसोम आया था सेल में, और मदर से मान लो कि दूसरा क्रोमोसोम आया है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है। ये मैटरनल है, एक इनमें पैटर्नल है, एक इनमें मैटरनल है। अब ये जब मियोसिस करेंगे, जब गैमेट बनाएंगे, मेंडल ने, आपको ध्यान होगा, आर आर वाई वाई के 4 तरह के उसने गैमेट बनाए थे। एक आर वाई,
एक आर वाई, एक आर वाई, एक आर वाई। इस पे मान लो आप ये माने कि यहां ये कैपिटल आर है, और हम ये मान लें इसके कोरस्पॉन्डिंग इधर से जो आया था ये स्मॉल आर है, और यहां ये वाला कैपिटल वाई है, और इधर ये वाला स्मॉल वाई है। ये एक फादर से आया, एक मदर से आया है। उसमें जब हमने बताया था जैसे हम क्रॉस करते हैं कि आर आर वाई वाई, और इधर से आर आर वाई वाई, तो इधर से जो क्रोमोसोम आएगा उसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई होंगे, इधर से जो आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई होंगे, तो ये फिर आगे मिलेगी। मान लो ये ऐसे आए, ये कॉम्बिनेशन है। अब जब मियोसिस होगा आगे इस सेल में, यानी गैमेट बनेंगे, तो कैसे गैमेट बनेंगे, इस गैमेट फॉर्मेशन में इंडिपेंडेंट एसोसमेंट दिखाएंगे। आपको पता है जब ये आगे डिवीजन करेगा गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है। गैमेट फॉर्मेशन में ये टेट्राहेड्रल बनाएंगे, और इसमें क्या होगा कि इसमें ये जो ये वाला क्रोमोसोम है, जो पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये पैटर्नल क्रोमोसोम ऐसे अपने टेट्राहेड्रल बना लेगा। ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, और जो मैटरनल क्रोमोसोम है, मैटरनल क्रोमोसोम भी इसी तरह से अपना टेट्राहेड्रल बनाएगा। ये भी ऐसे ही मैटरनल। अब इन दोनों में आप देखें आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं, तो यहां दोनों में इसमें स्मॉल वाई होगा, और इन दोनों में कैपिटल आर होगा। इसमें यहां दोनों में स्मॉल आर होगा, और यहां दोनों में कैपिटल वाई होगा। ठीक। अब आगे जब ये सिनेप्सिस करेंगे, जब ये आपस में पास पास आएंगे दोनों, उस स्टेज में इनमें काइलमा बनेगा। सिनेप्सिस और काइलमा जब बनेगा क्या होगा, आउटर आर्म तो एज इट इज रहेगी, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो इनर आर्म है वो इसके साथ आपस में जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है सिस्टर, इनके ये यहां जो ये वाला क्रोमोसोम है, अब इसमें क्या होगा,
यहां इनमें काइज़मा बनेगा, ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और जब ये जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद फिर इनमें होगा क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर में आपको पता है म्यूचुअल एक्सचेंज होता है कुछ पार्ट का, इसमें इस वाले पार्ट का म्यूचुअल एक्सचेंज होगा और ये वाला हिस्सा आपस में म्यूचुअली आपस में एक दूसरे के अंदर जाएगा। अगर आप देखें ये कैपिटल वाई वाला हिस्सा है, ये कैपिटल आर वाला पार्ट है और ये स्मॉल वाई वाला पार्ट है और वो वाला स्मॉल आर वाला पार्ट है। अब इसमें एक्सचेंज में क्या होगा, जब इसमें यहां से एक्सचेंज होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला हिस्सा इसके साथ चला जाएगा और इसका ये वाला हिस्सा इसके साथ चला जाएगा। इसी तरह इधर होगा, ये वाला हिस्सा इसके साथ चला जाएगा। ये क्रॉसिंग ओवर होगा। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी, अगर आप देखें तो ये बाहर वाले क्रोमोसोम पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्रोमेटिड पे, ये तो एज इट इज रहेगा, इसका हिस्सा तो वही रहेगा, ये आउटर वाला, और इसके जो इनर वाला है, इनर वाला हिस्सा ऐसे रहेगा। और ये हिस्सा अब इसमें इधर था ये कैपिटल आर, एक ये है कैपिटल आर, और इधर था ये स्मॉल वाई और ये भी स्मॉल वाई, और उधर उसमें है ये था कैपिटल वाई और ये भी कैपिटल वाई, और उधर है ये वाला स्मॉल आर और ये भी स्मॉल आर। अब कंडीशन क्या आई हमारी, अब कंडीशन ये आई कि जब ये अलग होंगे, अलग होने के बाद दोनों क्रोमोसोम, ये वाला तो एज इट इज रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई बिल्कुल अलग हो गया, और इसकी इधर वाली जो आर्म है, दूसरी आर्म में एक्सचेंज होने के बाद इसमें इधर से यहां आ जाएगा कैपिटल आर, ये आ गया
कैपिटल आर और ये स्मॉल वाई, और इधर इस वाली में चला गया जो इधर वाली आर्म है, इसमें चला जाएगा इसमें ये कैपिटल वाई है और ये यहाँ कैपिटल वाई, और इसका ये जो ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, ये ब्लू वाला जाएगा, इसमें आ जाएगा यहाँ स्मॉल आर। तो ये इस तरह से ये वाला जब अलग होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई हो जाएगा, ये वाला जब अलग होगा ये स्मॉल आर कैपिटल वाई हो जाएगा, ये अलग होगा ये कैपिटल आर स्मॉल वाई हो जाएगा, और ये अलग होगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। इस तरह से ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होता है? मियोसिस के टाइम, जब म्यूचुअल पार्ट होता है, इसका ये हिस्सा अंदर वाला इसके साथ चला जाएगा और इसका हिस्सा इसके साथ चला जाएगा इसमें, तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ जाएगा, स्मॉल कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर आ जाएगा। इस तरह से चार तरह के गैमेट बनेंगे। तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है दैट इज एक्चुअली एक्सचेंज ड्यूरिंग मियोसिस। तो मियोसिस में जो एक्सचेंज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज क्वाइट सिमिलर एट द मियोसिस। ये हमारा जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था दैट इज नथिंग एक्चुअली, दैट इज मियोसिस। Independent assortment occurs in crossing over। अब यहाँ ये एक क्रॉसिंग ओवर में हमने देख लिया कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की कंसेप्ट है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से है, क्रॉसिंग ओवर में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। अब यहाँ फिर एक और बात आई कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी है, क्रोमोसोमल थ्योरी ठीक है, ये मानी जाती है, आज भी मानते हैं, लेकिन वास्तव में इनहेरिटेंस क्रोमोसोम की वजह से नहीं है। क्रोमोसोम का भी एक पार्ट होता है जीन। तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी है उसकी जगह आज हम कहते हैं जेनिक थ्योरी। अब ये कैसे? आपको पता है मेंडल ने बताया देयर आर मेनी फैक्टर्स, और फैक्टर का मतलब हर ट्रेट को, हर लक्षण को, हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दे लीजिए फैक्टर, दे लीजिए क्रोमोसोम, ऐसा हमने मान लिया। बट वी नो दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इफ यू कंसिडर ह्यूमन बीइंग, आदमी में कितने क्रोमोसोम हैं? In a man 23 pairs, आदमी में कितने क्रोमोसोम है? 23 पेयर्स। बट द ट्रेट, अगर हम ट्रेट की बात करें, आदमी में करेक्टर मेनी थाउजेंड्स। हमें पता है, इसका मतलब क्या हुआ? 23 क्रोमोसोम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनी थाउजेंड ट्रेट्स। सो एवरी क्रोमोसोम हैज मेनी ट्रेट्स। तो जो क्रोमोसोम थ्योरी थी उसको हिसाब से फिर देखा कि क्रोमोसोम के ऊपर देयर आर मेनी जीन्स एंड जीन्स और स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। नेक्स्ट चैप्टर में हम जीन्स की बात करेंगे। तो हमें पता लगा कि भाई क्रोमोसोम तो 80 का जरूर है,
लेकिन क्रोमोसोम में भी बहुत सारी यूनिट है, हर क्रोमोसोम पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हर क्रोमोसोम पे बहुत सारे करैक्टर्स हैं, दे कैरेक्टर टू जीन, देयरफॉर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज नाउ नोन एज जेनिक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और ये जो चेंज वाली करैक्टर है ये जीन में ही होता है, जीन आर म्यूटेबल, बदलते रहते हैं। अभी आपने सुना होगा कोरोना वायरस, कोरोना वायरस में भी म्यूटेशन हो गया, जीन उसका चेंज हो गया, चेंज होने के वजह से कोरोना वास्तव में कोविड है, कोरोना वायरस बहुत पहले से है, बट इस म्यूटेटेड वायरस दैट हैज कॉज्ड सच लार्ज डैमेज दैट इज कोविड। तो ये जीन म्यूटेशन की वजह से हुआ, और वास्तव में जीन और क्रोमोसोम में बहुत सारी सिमिलरिटी है। व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम? जब देखा कि जो बिहेवियर क्रोमोसोम का ज्यादातर वही बिहेवियर जीन का है, जीन और क्रोमोसोम दोनों के बहुत सारे कैरेक्टर सेम है। क्या? दोनों पेयर्स में है, जीन भी पेयर्स में होते हैं, क्रोमोसोम भी पेयर्स में होते हैं, दोनों इनहेरिटेबल हैं, दोनों ही आधे फादर से आते हैं, आधे मदर से आते हैं, दोनों में चेंज होने पर कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं, दोनों म्यूटेबल हैं, और दोनों ही इंडिपेंडेंटली असोर्टेड हैं। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि बोथ जीन एंड क्रोमोसोम हैव सेम बिहेवियर, देयरफॉर टुडे जीन आर कंसीडर्ड टू बी द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो जीन आर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो हम वैसे तो अगले चैप्टर में जीन के बारे में डिटेल लेंगे, अभी आप जनरल समझ रहे हैं। विच आर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, हमारे सारे कैरेक्टर जीन की वजह से हैं। हर क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स हैं और हर जीन्स की कोई ना कोई ट्रेट है, इसलिए हमारे अंदर जो डिफरेंट ट्रेट हैं, जो डिफरेंट कंपोजिशन है, जो डिफरेंट तरह के कैरेक्टर हैं, दे आर ड्यू टू दीज जीन्स। देयरफॉर इट वाज फाउंड दैट इट इज द जीन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द इनहेरिटेंस। उसके बाद फिर ह्यूगो डी वरीज एक साइंटिस्ट हुआ, ह्यूगो डी वरीज, उसने ढूंढा फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई इज ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। फ्रूट फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम ये है। और फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे, तो पता लगा कि ये जो करैक्टर्स हैं, जो ट्रेट हैं, वो जीन की वजह से हैं। फ्रूट फ्लाई के जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें पता लगा कि फ्रूट फ्लाई में हम इनहेरिटेंस को देख सकते हैं। तो देयरफॉर इट वाज सपोज टू बी गुड मटेरियल फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट को हम, इसकी चर्चा ड्रोसोफिला की हम अगले लेक्चर में करेंगे। अभी आप इसको ध्यान से समझें, ध्यान से देखें, कोई आपको प्रॉब्लम लगती हो तो समझ लें, पूछ लें, मैसेज डालें या मुझे कॉल करें। इसके अलावा मियोसिस डिवीजन को एक बार फिर से आप ध्यान से देख लें, क्रॉसिंग ओवर वाली कंसेप्ट। अब कलर डायग्राम में जैसे मैंने अभी बनाया, कलर डायग्राम से मियोसिस समझ आएगा। अब मियोसिस के डायग्राम देख लें, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।